नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी याद न जाए बीते दिनों की। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए याद न जाए बीते दिनों की। थकान से बदन चूर चूर हो रहा था। सोचा था बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाएगी, पर कई बार अत्यधिक थकान से भी नींद भाग जाती है। वही मेरे साथ हुआ। और थकान भी क्या आज भर की थी। आज के समारोह की तैयारियां तो 15 दिन पहले से ही शुरू हो गई थी। हर जगह मुझे ही सिर देना था। पंडित जी पूजा के सामान की लिस्ट मुझे ही थमाकर फुर्सत हो गए थे। शाम की पार्टी का मेन्यू भी अलग था, कैटरर भी अलग थे, पर दोपहर के भोजन की व्यवस्था मुझे ही संभालनी थी। हलवाई को लेकर काफ़ी माथापच्ची करनी पड़ी थी। उसने जो सामग्री बताई थी वह मेरे हिसाब से दुगनी तिगुनी थी। काफ़ी बहसबाजी के बाद तालमेल बैठ पाया था। डर भी लग रहा था कि खुन्नस के मारे कहीं खाने का कचरा ही न कर दे, पर शुक्र है भगवान का, वैसा कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा मेहमानों की लिस्ट भी मेरी ही देखरेख में बननी थी। इन लोगों को तो किसी के नाम पते तक ठीक से मालूम नहीं है। इतना बड़ा हो गया है मनीष, पर माँ के बिना उसका पत्ता नहीं हिलता। अच्छा भी लगता है, पर कभी कभी शरीर जवाब दे जाता है। तैयारी तो खैर बहू रानी भी कर रही थी, पर उनका क्षेत्र अलग था। उनकी चिंताएं दूसरी थीं। पूजा के समय कौन सी साड़ी पहननी है, दोपहर भोज के समय लहंगा चुन्नी ठीक रहेगी या उसे शाम की पार्टी में पहना जाए, बाल कैसे सेट करने हैं, ज्वेलरी कब कौन सी पहननी है। इन सब चिंताओं के बीच उसे बच्चों के कपड़ों की भी सुध नहीं थी। मनीष के कपड़े भी मनीष के ही जिम्मे थे। माँ, थोड़ा उठोगी? झपकी बस आने को ही थी कि मनीष ने आकर जगा दिया। उठने का जरा भी मन नहीं था। सोचा कह दूं कि अब जो भी है सुबह देखेंगे। अब बिल्कुल हिम्मत नहीं है, पर कहते नहीं बना। सोचा कोई ज़रूरी काम होगा तभी तो आया है, नहीं तो थका हुआ तो वह खुद भी है। क्या बात है बेटा? मैंने भरसक अपनी बेजारी छिपाते हुए पूछा। बात कुछ नहीं है माँ, बस 2 मिनट के लिए उठ जाओ। तुम्हारे बिस्तर पर एक गद्दा और डाल देता हूँ। नया घर है तो फर्श वैसे ही ठंडा है, और ये टेंट हाउस वालों के गद्दे इतने पतले होते हैं कि सुबह तक अकड़ जाओगी। उठते हुए देखा, मनीष के पीछे सुखराम गद्दा और चादर लिए खड़ा है। मेरे उठते ही उसने करीने से बिस्तर लगा दिया। तुम लोगों को कम तो नहीं पड़ेंगे, और ये चादर तो घर की लगती है। हाँ, सुबह 5-6 चादरें ले आई थी, और तुम बिस्तरों की चिंता मत करो। सोने के लिए यहाँ हैं ही कितने लोग। नीचे तुम और सुखराम हो, ऊपर मैं और बच्चों के मामा हैं। बस सुबह और बच्चों को मैंने घर भेज दिया है। यह अच्छा किया, यहाँ बेकार हलकान होते। गृह प्रवेश के दिन मकान में ताला नहीं लगना चाहिए तो हम लोग हैं ही। वहाँ घर पर मेहमानों के पास भी तो किसी को होना चाहिए। अच्छा माँ, अब मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी आराम करो। बाथरूम की लाइट खुली छोड़ रहा हूँ। नई जगह है, रात को कहाँ टटोलती फिरोगी। और सुखराम बगल वाले बरामदे में ही सो रहा है, ज़रूरत पड़े तो जगा लेना। मैं भी सीढ़ियों के बगल वाले कमरे में ही हूँ, नीचे से आवाज़ दोगी तो भी सुन लूँगा। अच्छा, गुड नाइट। उसके बाद देर तक मुझे भावातिरेक के कारण ही नींद नहीं आई। मनीष की अपने प्रति निष्ठा और चिंता देखकर मन गदगद हो उठा था। अपने बच्चों के लिए तो दुनिया की हर माँ खटती है, पर उसके कष्टों का एहसास कितने बच्चों को होता है। मनीष मेरे संघर्ष को भूला नहीं है, इसलिए अब मुझे हर तरह का आराम देना चाहता है। इस खूबसूरत कमरे पर अभी से मेरे नाम का लेबल लग गया है। वास्तु देवता की पूजा उसने इसी कमरे में करवाई है। अपने पापा की एक बड़ी सी तस्वीर भी उसने कल ही मढ़वा कर दीवार पर लगा दी है। मैंने पता नहीं कब किस प्रसंग में कहा था कि लोग इतने बड़े बड़े घर बनवाते हैं, पर ठाकुर जी के लिए ज़रा भी जगह नहीं छोड़ते। कहीं भी किसी भी कमरे के कोने में स्थापित कर देते हैं। अपन जब घर बनाएंगे तो एक पूजा घर जरूर बनवाएंगे,
और एक तुलसी चौरा भी। मैं तो कहकर भूल गई थी, पर मनीष नहीं भूला। पूजा घर तो उसने बनवाया ही। कल पीछे वाले आंगन में संगमरमरी तुलसी चौरा दिखाकर मुझे सुखद आश्चर्य से भर दिया। ऐसी गुणी संतान कितनों के भाग्य में होती है। मुझे अपनी ही नज़र न लग जाए कहीं। जब देर तक नींद नहीं आती तो बाथरूम का चक्कर लगाना लाजमी हो जाता है। इस सजीले बाथरूम पर तो देखते ही लट्टू हो गई थी। यूं तो मनीष के बंगले में भी 3-3 बाथरूम हैं और खासे बड़े भी हैं, पर सरकारी बंगलों में ऐसी नफासत, ऐसा सौंदर्य बोध कहाँ होता है। यहाँ तो नीचे से ऊपर तक खूबसूरत टाइल्स लगी हुई हैं। संगमरमर का चमकदार फर्श है। हल्के नीले रंग का वॉश बेसिन है। उसी से मेल खाती टॉयलेट सीट और छोटा सा कवर्ड, बड़ा सा गीजर और नाजुक सा फव्वारा, स्टील के चमकदार नल और वैसी ही कपड़े टांगने की खूंटियाँ। मैं तो दिन में ही देखकर निहाल हो गई थी। अब बल्ब के दूधिया प्रकाश में तो वह बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैं तो मुग्ध हो गई। सुशीला रानी, मैंने अपने आप से कहा, कभी सपने में भी ऐसा बाथरूम देखा था? मुझे पान दरीबा वाले अपने मकान का बाथरूम याद आया। उसे बाथरूम कहना उस शब्द की तौहीन करना था। रसोई घर के एक कोने में ही 2 दीवारें उठा दी गई थीं। दरवाजे के नाम पर एक पर्दा पड़ा रहता था। मुझे तो वहाँ नहाते हुए संकोच होता था। मैं रसोई घर ही बंद कर लेती थी, पर उससे लोगों को बड़ी परेशानी होती थी। पिछवाड़े जाने का वही एक रास्ता था। पिछवाड़े जहाँ किराएदारों के साझा टॉयलेट्स बने हुए थे। उन्हें टॉयलेट कहना भी इस शब्द का मखौल ही उड़ाना था। खैर, इसीलिए मैं ऐन सुबह उठकर नहा लेती थी। वही आदत अब भी बनी हुई है। रेलगाड़ी के डिब्बों जैसे 3 कमरों का घर था वह। बाहर वाला कमरा बैठक भी था और स्टडी रूम भी। बीच वाले कमरे में दिन में भी घुप अंधेरा रहता था। वह कहने को हमारा बेडरूम था, पर उस कमरे में दुनिया भर का सामान ठुसा हुआ था। फिर रसोई थी जिसमें एक बाथरूम भी बना हुआ था। अपने कमरे में लेटकर हम भविष्य के सुनहरे सपने बुनते रहते। बाहर वाले कमरे में हमारा सपना किताबों से जूझता रहता। हर साल उसका रिजल्ट आता तो हमारी छाती गज गज भर की हो जाती। अरमानों की पतंग ऊंची और ऊंची उड़ने लगती। फिर एक दिन नियति की ऐसी आंधी चली कि डोर टूट गई, पतंग फट गई और भरभराकर जमीन पर आ गिरी। क्षण भर को मैं तो हक्की पक्की रह गई थी। 15 साल के बच्चे के साथ इस दुनिया में मैं एकदम अकेली छूट गई थी। आघात बहुत ज़बरदस्त था। मेरे हाथ पांव एकदम सुन्न हो गए थे, पर उन्हें हिलाना भी ज़रूरी था। फिर कुछ मैंने हिम्मत बांधी, कुछ अपनों ने हाथ बटाया, कुछ बेटे ने जौहर दिखाए और ज़िंदगी की गाड़ी उस दलदल से सही सलामत बाहर निकल आई। पान दरीबा वाला कबूतर खाना छोड़कर जिस दिन पहली बार मनीष के सरकारी क्वार्टर में प्रवेश किया, मुझे लगा जैसे मैंने मुट्ठी में आकाश भर लिया है। फिर क्वार्टर बदलते गए, उनका आकार प्रकार बदलता गया। वे बंगलों में तब्दील होते गए और आज जिंदगी इस खूबसूरत मुकाम पर आकर खड़ी है। सुख के शिखर पर बैठी हूँ मैं। बस मन में एक ही कसक बार बार उठती, काश वे भी साथ होते, इस सुख में उनका भी हिस्सा होता। मेरी यही कसक अक्सर शब्दों में ढल जाया करती। तब पता नहीं था कि मेरे ये शब्द किसी को नागवार गुजरते होंगे। वो तो अच्छा हुआ जो समय रहते मनीष ने बता दिया। शाम को ठाकुर जी के सामने दिया बाती कर रही थी कि चपरासी ने आकर कहा, मम्मी जी साहब बुला रहे हैं। जाकर देखा, नीली चमचमाती कार से टेक लगाए साहब ऐन गेट के सामने खड़े थे। सरकारी जीप तो अरसे से दरवाजे पर थी, पर कार पहली बार आई थी और उसके साथ खड़ा मेरा लाडला इतना सजीला, इतना रौबीला लग रहा था कि मन हुआ भीतर जाकर राई नोन ले आऊं या बहू से कहूं इसकी एक फ़ोटो खींच लो, पर उसने अवसर ही नहीं दिया। सामने वाला दरवाज़ा खोलते हुए बोला, आओ माँ बैठो। अरे मैं ठाकुर जी के कमरे में थी, तुम्हारा संदेश मिला तो नंगे पैर ही चली आई। कोई बात नहीं, हम मंदिर ही चल रहे हैं।
वहाँ वैसे भी जूते तो उतारने ही पड़ते ना। बहू को बच्चों को ले लेते ना। ना, पहला हक तुम्हारा, उसने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा और दूसरी ओर से घूमकर ड्राइवर की सीट पर आकर बैठ गया। सरकारी गाड़ी में 20 बार बैठ चुकी थी मैं, पर अपनी गाड़ी की बात ही कुछ और होती है। पूरे रास्ते मन जैसे कुलांचे भरता रहा था। मनीष की बात कानों में शहद घोल रही थी। माँ, पहला हक तुम्हारा। क्या मुझसे ज़्यादा सौभाग्यशाली माँ दुनिया में कोई होगी? शहर से बाहर बने श्री रघुनाथ जी के मंदिर में हमने दर्शन किया, प्रसाद लिया और जैसी कि परंपरा है थोड़ी देर को सीढ़ियों पर आकर बैठ गए। मैं इतनी खुश थी कि उस खुशी को व्यक्त करने के लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे थे। तभी मनीष ने कहा, माँ, हम कल महाकाल चल रहे हैं। सच बेटा? मेरे तो खुशी के मारे आंसू निकल आए। ये तुमने बड़ा अच्छा सोचा बेटा। तुम्हें पता है, तुम्हारे पापा की महाकाल में अटूट श्रद्धा थी। दर्शनों का नित्य नियम था उनका। कहते थे, बड़े पुण्यों से इस नगरी का वास मिला है, इसे व्यर्थ क्यों होने दूं। आंधी पानी में भी वे कभी नहीं रुके। मेरा तो भैया रोज का नहीं निभ पाता था। हाँ, सोमवार को मैं अवश्य जाती थी, फिर अधिक मास में या श्रावण मास में भी रोज दर्शन कर लेती थी। घर गृहस्थी संभाल कर बस इतना ही हो पाता था। यादों का एक रेला सा चला आया था और उसमें बहकर मैं बोलती ही चली जा रही थी। बड़ी देर बाद मुझे भान हुआ कि मनीष एकदम चुप बैठा हुआ है। इस बीच उसने एक बार भी मुंह नहीं खोला था। पता नहीं वह मेरी बात भी सुन रहा था या नहीं। मैं एकदम चुप हो गई। मेरे चुप होते ही बोला, माँ, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? बोलो। कल हम लोग महाकालेश्वर चल रहे हैं। मुझे मालूम है कि पापा की उनमें अटूट श्रद्धा थी, इसीलिए मैंने यह प्रोग्राम बनाया है। पर कल तुम एक बार भी पापा का या उनकी श्रद्धा का जिक्र नहीं करोगी। क्यों? क्योंकि सबको उन पुरानी बातों में इंटरेस्ट नहीं होता। सबको मतलब बहू को, यही समझ लो। उसका अगर मूड खराब हो गया तो सारे प्रोग्राम की किरकिरी हो जाएगी। पर उसका मूड क्यों खराब होगा? हो जाता है माँ। तुम्हें हर बात में पापा की याद आती है और उसे कोफ्त होती है, इसलिए उसने पापा की फेवरेट डिशेस बनाना भी छोड़ दिया है। कहती है, मम्मी बस उन्हीं की पुरानी बातों को लेकर बैठ जाती हैं। मेरे किए कराए पर पानी फिर जाता है। पर उनमें से कई चीज़ें तो तुम्हें भी अच्छी लगती हैं। लगती हैं, पर अब वह उनका नाम भी लेने नहीं देती। घर में शांति बनाए रखने के लिए मैं भी उनके लिए इसरार नहीं करता। लौटते समय मैं एकदम चुप थी। घर से चलते समय मनीष ने कहा था, माँ, गाड़ी में बैठने का पहला हक तुम्हारा बनता है। मैं पागल उन शब्दों को सच समझ बैठी थी और हुलस रही थी। अब समझ में आया कि मनीष मुझे अकेले में यह हिदायत देना चाहता था, इसलिए घुमाने का यह प्रपंच रचा गया। सोचकर मन एकदम उदास हो गया। मनीष की बातों को मन में दोहराते हुए याद आया कि घर में कब से तो भरवा करेले, चने का साग, कटहल की तरीदार सब्जी, लौकी का हलवा और गन्ने की रसखीर बनी नहीं है। ये चीज़ें जब भी बनती थी मनीष के पापा की याद आ जाती थी। उन्हें याद करना क्या इतना बड़ा गुनाह हो गया कि घर में वे सब चीज़ें ही वर्जित हो गईं। एक दिन बहू रानी को ऊन और सलाइयों के साथ देखा तो आश्चर्य हुआ। उसने बताया कि मनीष को बर्थडे पर सरप्राइज़ गिफ्ट देना चाहती है। मुझे पुरानी बातें याद आ गईं। मैंने कहा कि मैं भी तुम्हारे पापा को हर जन्मदिन पर स्वेटर बनाकर देती थी। कम से कम दर्जन भर तो होंगे ही। उन्हीं के सहारे तो मनीष ने कॉलेज के दिन काटे हैं। नए बनाने की तब गुंजाइश ही कहाँ थी। इस बात को मुश्किल से 4 दिन बीते होंगे कि मैंने देखा माली, रसोइया, ड्राइवर, चपरासी सब मेरे बनाए स्वेटर पहने घूम रहे हैं। एक स्वेटर मेहरी के पति को भी उपहार में मिला था। मेरी आंखों में उग आए अनगिनत प्रश्नों के उत्तर में बहू रानी ने कहा था, यूं ही अलमारी में पड़े पड़े धूल खा रहे थे, अब लोग पहनकर कम से कम दुआ तो देंगे। मनीष का स्वेटर भी ठंडे बस्ते में चला गया था। एक बार मैंने हिम्मत करके कहा भी था,
तुमसे ना हो रहा हो तो मुझे दे दो, मैं बना दूंगी। तो बोली, मम्मी जी, आजकल हाथ से बने स्वेटर कौन पहनता है, बेकार आंख फोड़ने से फ़ायदा। टीवी पर कोई पुरानी फिल्म आ रही होती और मेरे मुंह से निकल जाता कि पापा इस फिल्म के दीवाने थे, कम से कम 8 बार तो देखी होगी। बस इतना सुनना होता कि फिल्म एकदम बोरिंग लगने लगती और चैनल बदल दिया जाता। मनीष की बिटिया के लिए मैंने वह नाम सुझाया था जो हमने अपनी बेटी के लिए सोच रखा था। सिर्फ इसी कारण वह नाम निरस्त कर दिया गया। मनीष का बेटा बहुत अच्छा गाता है। एक दिन मैंने कह दिया था कि यह भी अपने दादाजी की तरह सुरीला है। वे तो परिस्थितिवश सीख नहीं पाए, पर इसे ज़रूर सिखाना। बस फौरन उसके गाने पर बैन लग गया, क्योंकि गाने बजाने से किसी का पेट नहीं भरता, पढ़ाई का हर्ज होता है सो अलग। गाड़ी में बैठे बैठे ऐसी कितनी बातें मुझे याद आ रही थीं और उनका अर्थ समझ में आ रहा था। इस बात को अब 4 साल बीत गए हैं। अब मैंने अपने मन को एकदम अनुशासित कर लिया है। किसी भी प्रसंग में उनका नाम नहीं लेती। ये आदत डालने में मुझे बहुत श्रम करना पड़ा है, पर बेटे की खुशी के लिए, घर की सुख शांति के लिए यह ज़रूरी था। आज सुबह से कितनी बार तो उनकी याद आई होगी, पर मैंने मन को ताकीद कर रखी थी। एक बार भी उनका नाम जबान पर नहीं आने दिया। मेरी बहन ने, मेरी देवरानी ने एक आध बार जिक्र छेड़ने की कोशिश भी की, पर मैंने ही तूल नहीं दिया। जिज्जी तो आंखों में आंसू भर लाई थी, पर मैंने ही डपट दिया कि खुशी के मौके पर अच्छी अच्छी बातें करो, आंसू बहाकर असगुन क्यों करती हो। शील, फिर तुम इस खुशी के मौके पर मुंह लटकाकर क्यों बैठी हो। मैं चौंक पड़ी। ये किसकी आवाज़ थी? इस नाम से तो मुझे एक ही व्यक्ति ने पुकारा है। दुनिया जहान के लिए मैं सुशीला थी, पर उनके लिए सिर्फ शील। इतनी उदास क्यों हो शील? आज तो तुझे बहुत खुश होना चाहिए। फिर वही आवाज़। अब तो कोई संदेह ही न रहा। वही स्वर, वही परिचित देहगंध, वही पुलक भरी छुअन। बरसों बाद मेरी सुध ली है और पूछ रहे हैं इतनी उदास क्यों हो। अब जिंदगी में उदासी के सिवा बचा ही क्या है। मेरी सारी खुशियां तो आपके साथ ही चली गईं, मैंने मुंह फुलाकर कहा। ऐसा नहीं कहते शील, मनीष सुनेगा तो उसे कितना दुख होगा। मैंने तुम्हें कौन सी खुशियां दी हैं, बस अभाव ही अभाव तो दिए हैं। हाँ, हीरे जैसा एक बेटा ज़रूर दिया था। आज उसी बेटे ने दुनिया भर का वैभव तुम्हारे चरणों में लाकर डाल दिया है। मैंने तो तुम्हें किराए का दड़बा ही दिया था। इस बेटे की बदौलत आज तुम इस महल नुमा कोठी में अपने घर में बैठी हो। वाह रे अपना घर, जहाँ आदमी को अपने मन की बात भी कहने की सुविधा नहीं है। अपना घर ऐसा होता है। और अपने मन की बात क्या इस तरह जिस तिस से कही जाती है? मन की बात सिर्फ अपनों से कही जाती है, और अपनों ने तो तुम्हें कभी रोका नहीं। कहो क्या कहना है। मेरा मन तो लबालब भरा हुआ था, जरा सा इशारा पाते ही छलक पड़ा। मैं खुद नहीं जानती थी कि मेरे मन में इतनी शिकायतें, इतने उलाहने, मोह भंग की इतनी कहानियां दबी पड़ी हैं। छाती पर इतने दिनों तक जैसे एक शिलाखंड सा रखा हुआ था, उसके जरा सा हटते ही पानी जैसे निर्बाध गति से बह निकला था। एक एक शब्द के साथ मैं हल्की होती जा रही थी। बड़ी देर बाद भान हुआ कि सिर्फ मैं ही बोले जा रही हूँ। दूसरी ओर से ना तो कोई प्रतिक्रिया आ रही है, ना उत्तर। सो गए क्या? ना, कोई उत्तर नहीं। अब ना तो वह गंध ही थी, ना छुअन। मैंने उन्हें टटोलने के लिए जो हाथ बढ़ाया तो तड़ से किसी सख्त चीज से जा टकराया। पूरा हाथ झनझना उठा। दर्द से मैं बिलबिला उठी। दूसरे हाथ से अपनी चोट खाई हथेली को सहलाते हुए मैंने अपने चारों ओर देखा और मैं वर्तमान में लौट आई। मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और नींद में मेरा हाथ दीवार से जा टकराया था। मैं इस समय अपने नए घर के उस कमरे में थी जहां वास्तु देवता की पूजा हुई थी। पूजा स्थल पर अखंड दीपक अब भी जल रहा था और प्रकाश का एक घेरा सा बना रहा था।
बाथरूम के अधखुले दरवाजे से बल्ब की दूधिया रोशनी छन छन कर आ रही थी। यह गंगा जमनी प्रकाश दीवार पर लगी तस्वीर में प्रतिबिंबित होकर अजीब सा भ्रमजाल उत्पन्न कर रहा था। उसके बाद नींद आने का प्रश्न ही नहीं था। बिस्तर पर दम साधे मैं पौ फटने की प्रतीक्षा करती रही। चाय की तलब को मैंने बड़ी मुश्किल से रोका। सोचा रसोई में खटर पटर करूंगी तो बेचारा सुखराम जाग जाएगा। सो उठकर सीधे नहाने चली गई। नहाकर निकली तो पिछवाड़े आंगन में तुलसी चौरे के पास आकर खड़ी हो गई। माली ने कल ही उसमें एक नन्हा सा बिरवा रोपा था। उसे प्रणाम करते हुए मैंने कहा, तुलसी महारानी, इस घर को हमेशा हंसता खेलता रखना, दुख की छाया भी इसे छू न पाए। मैं आंख मूंद कर प्रार्थना कर रही थी कि लगा पीछे कोई आकर खड़ा हो गया है। मैंने मन ही मन कहा, श्रीमान, रात के अंधेरे में तो आप मुझे बेवकूफ़ बना गए, पर दिन के उजाले में भी चली जाऊं, ऐसी बेवकूफ़ नहीं हूं मैं। सोच लिया था पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी, पर ज़्यादा देर तक अपने को रोक नहीं सकी। पलटकर देखा और मुन्ना, तूने तो मुझे चौंका ही दिया रे। पता नहीं कितने दिनों बाद यह नाम जबान पर आया था। उसकी शादी के बाद बड़ी मुश्किल से मनीष कहने की आदत डाली थी, क्योंकि बहू को मुन्ना संबोधन नागवार गुजरता था। तुम बड़ी जल्दी उठाई माँ, मेरी तो रोज की आदत है, पर तुम क्यों मुंह अंधेरे जाग गए? आज तो छुट्टी है ना, थोड़ा और सो लेते। कल रात नींद ही नहीं आई माँ। नई जगह थी, फिर आधी रात को एक सपना देखा। उसके बाद तो सपने में पापा आए थे। उसके चेहरे पर आश्चर्य जैसे पुत गया। तुम्हें कैसे पता चला? सीधी सी बात है बेटा, कल पूरा दिन तुम उन्हीं के बारे में सोचते रहे हो और किसी से कह भी नहीं पाते थे। फिर उन्हें तो सपने में आना ही था। सपना और क्या होता है, हमारी भावनाएं ही तो आकार ग्रहण कर सपना बन जाती हैं। तुम सच कह रही हो माँ, कल दिन भर मैं पापा के बारे में ही सोचता रहा था। काश वो आज आपके साथ होते तो कितना खुश होते। कहते उसका गला एकदम भीग उठा था। पापा बहुत खुश हैं बेटा, मैंने उसका सिर सहलाते हुए कहा, और आशीर्वाद के रूप में हमेशा तुम्हारे साथ हैं। सच माँ। और उसने मेरे दोनों हाथ थाम लिए। उस क्षण हम दोनों की आंखें भीग रही थीं। भोर की उस पावन बेला में हम माँ बेटे एक मन होकर दिवंगत आत्मा को मौन श्रद्धांजलि अर्पण कर रहे थे। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।